वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सीटीपी बाय आंचल। आज की क्लास आप लोगों की DSSB पीआरटी और टीजीटी को लेकर है। साथ ही जो बच्चे चंडीगढ़ जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं उनका भी टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट इसी में कवर हो जाएगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोगों के लिए ये क्लास के अंदर क्वेश्चन नहीं है। नहीं बेटा, आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आप लोगों को यही वाला कोर्स कोड आपको ग्रुप में भेजा था। दूसरी बात, जो भी बच्चे DSSB पीआरटी को टारगेट कर रहे हैं, जो भी कोई नए बच्चे हो, बेटा अगर आप लोगों को इस कोर्स की डिटेल को चेक करना हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर ब्रेन एनरिचमेंट एकेडमी एप्लीकेशन दे रखा है। उसको आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आप लोग एक पूरा कंटेंट को देख पाएंगे। हाँ, कंटेंट का मतलब आप लोग इंडेक्स देख पाएंगे। कुछ वीडियोस फ्री होंगे, बाकी जो पेड कंटेंट है वो लॉक्ड होगा। हाँ, इसमें लेकिन आप लोगों को फ्री वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा कि किस तरह मैं आप लोगों को प्रॉपर कंटेंट के साथ क्वेश्चंस हाथ के हाथ बनवा के, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपको मिलेगा वो मेरे हाथ का लिखा हुआ मिलेगा। इसमें कोई भी आप लोगों को कोई पीपीटी या कोई बनी बनाई पीडीएफ नहीं होगी। इनफैक्ट लेक्चर के बीच में ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एनीवेज, अब मैं क्लास को शुरू करती हूँ। पहले नंबर का क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी वो एक्टिविटीज है विच आर नॉट परफॉर्म्ड इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो है बहुत सिंपल सा, बस थोड़ा सा आपको सोचना होगा। क्या ये लर्निंग है? भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के अंदर तो लर्निंग बहुत अच्छे से एक्टिव एंड सोशल नेचर की होती है। एक्सपेरिमेंटेशन करने का बच्चों को मौका मिलेगा तभी तो वो कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। फिल्म्स है और फील्ड ट्रिप है। फील्ड ट्रिप में आप बच्चों को लेके जा रहे हैं जहाँ पे आप उनको मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस वगैरह को देना चाहते हैं, तो आप एक फैसिलिटेटर के लिए बिल्कुल लर्निंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं। लेकिन जो फिल्म्स है, फिल्म्स काफ़ी हद तक वही बात है, डेमोन्स्ट्रेशन के तरीके की हो गई, जहाँ पर आप चीज़ों को दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे बच्चा वही देख रहा है जो आप दिखा रहे हैं, तो एक नए प्रकार की ज्ञान की रचना नहीं हो पा रही है। तो आंसर बन गया पहले वाले क्वेश्चन का सी वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किस प्रकार हो सकती है? क्या यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होती है, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में होती है, व्यक्ति से किसी और प्राणी में चली जाती है, या हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे में चली जाती है? तो यहाँ पर इसे हम बाइलेटरल ट्रांसफर कहते हैं, जब शरीर के एक अंग से दूसरे में। अगर आप एक हाथ से बैडमिंटन खेलते हैं एंड गॉड फॉरबिड कि कभी ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों का कुछ इंजर्ड हो जाए, तो आप उसी काम को दूसरे हाथ से भी करने लग जाते हैं। तो जो प्रशिक्षण आपके एक हाथ को मिला है वो दूसरे तक भी ट्रांसफर हो जाता है। इसे हम बाइलेटरल ट्रांसफर कहते हैं, द्विपार्श्वीकरण। तो ये कहलाएगा आप लोगों का द्विपार्श्वीकरण, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे बाइलेटरल ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग बाय प्रोजेक्ट। बेटा मैंने शायद आप लोगों को प्रोजेक्ट का क्वेश्चन कल भी करवाया होगा। प्रोजेक्ट मेथड अपने आप में, जिसके बारे में दर्शन जो है वो जॉन डुई ने, जो कि प्रैग्मैटिज्म को बिलोंग करते थे, उन्होंने दिया, और उनके द्वारा दर्शन के आधार के ऊपर किलपैट्रिक जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उस मेथड को डेवलप करा, उसको पॉपुलराइज करा। तो इस मेथड के अंदर सारी चीजें बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चे जो है खुद से कर रहे हैं। एक अच्छे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की पहचान है प्रोजेक्ट मेथड। लेकिन फिर भी देयर इज नो, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न। हर एक के साथ कुछ कमियां जुड़ी है। प्रोजेक्ट मेथड की एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें जो भी बच्चा सीख रहा है ना, वो ज्ञान एक सिस्टमैटिक वे में नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस है कि हम बच्चे को बिल्कुल एक नेचुरल सेटिंग के अंदर सभी सब्जेक्ट्स को जोड़ते हुए बच्चे की एक कंप्लीट होलिस्टिक लर्निंग करवाए। तो इसलिए प्रोजेक्ट मेथड में जो लर्निंग होती है वो एक्चुअली इंसिडेंटल होती है। वो बहुत सारी और चीज़ों को लेकर भी लर्निंग हो जाती है, बट इस लर्निंग के अंदर कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक वे में जो हम कराना चाहते हैं उससे चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो जाती है। इसीलिए हम इसको सिस्टमैटिक वर्ड नहीं देंगे। तो बाकी जो वर्ड्स है वो भी काफ़ी हद तक वही बोल रहा है कि सिस्टमैटिक है, आप लोगों का एफिशिएंट है, एक्टिव है। लेकिन जो एक वर्ड दे रखा है इंसिडेंटल, वो इंसिडेंटल इसी बात पे प्रकाश डाल रहा है कि लर्निंग ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the most powerful factors influencing the teacher effectiveness.
यहाँ पर आप लोगों को 2 पॉइंट्स में हो सकता है कुछ खास सीखने को मिले, जिसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो। एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ। एक है पॉइंट आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस ऑफ टीचर बड़ा है या कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ टीचर बड़ा है? देखिए, अगर टीचर का एक्सपीरियंस बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोज़ हू आर एक्सपीरियंस टीचर, जिनका काफ़ी रिच 15-18 सालों का आप कह देते हैं एक्सपीरियंस है, या जिन्होंने बहुत जगहों पे जाकर चीज़ों को समझा है, तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो जाएगा और अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद वो बहुत अच्छे टीचर बन जाएँगे। क्योंकि कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, जो लोग काम कर रहे होंगे स्कूल्स के अंदर, या कभी आपने गेस्ट टीचर के तौर पे काम किया होगा। आपने देखा होगा, मैं तो गेस्ट टीचर के टाइम अगर याद करती हूँ, तो कई बार छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स को बुला लिया जाता था कि थोड़ा-सा आप ये काम कर दीजिए, वो कर दीजिए। और जो बहुत बड़े-बड़े सीनियर टीचर होते थे, उनको देखकर कभी-कभी थोड़ा-सा, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन देखा है ऐसा कि कई बार डाउट होता है कि वाक़ई ही क्या ये पेपर क्वालीफाई करके टीचर बने हैं। तो एक्सपीरियंस होने से आप बड़े नहीं हो जाते, बट आप चीज़ों को बच्चों तक कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो आपका तरीका कितना प्रभावकारी है, वो आपको एक सफल शिक्षक बनाता है। तो टीचर का काम जो बच्चे के लिए एक टॉर्च बेयरर की तरीके से है, उसको गाइड करने वाला है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है पर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वो कितना भी ज्ञाता हो, कितना ही ज्ञान उसमें है, पर वो बच्चों तक उस चीज़ को पहुँचा तभी पाएगा जब उसका कम्युनिकेशन बढ़िया हो। तो इसमें आंसर बनेगा आप लोगों का सी वाला। क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन किस पे डिपेंड करता है कि आपका स्कूल बड़ा हाई-फाई है, आपके यहाँ पर सभी तरीके की टेक्नोलॉजी वगैरह दी जा रही है, आईसीटी बहुत अच्छा है, या आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, आपका फाइनेंशियली इतना अच्छा प्रोविजंस आपको मिले हैं, ये क्लासरूम भी आपके एसी है। क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन किस प्रकार की है, और आपका टेक्नोलॉजी। तो सबसे ज़्यादा स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि बाकी जो चीज़ें हैं वो एक्सेसरीज़ है। लेकिन जो मेन चीज़ है, वो है आप लोगों का टीचर्स एजुकेशन। इसीलिए गवर्नमेंट अपनी एनईपी 2020 में खास बात की गई है कि अब आपका नया करिकुलम टीचर्स एजुकेशन को लेकर आएगा, जो कि आज की समय की मांगों के अनुसार पूरे एक एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प किया जाए। तो उसमें टीचर्स एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, हाँ, ये फ़र्क डालेगा। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर सी वाला बढ़िया है। उसके बाद आता है कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन है जिसमें सीबीएसई ने लाइफ स्किल शुरू करवाया। बेटा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जीवन कौशल की महत्ता को देखते हुए सबसे पहले जो है ये मतलब प्राइमरी लेवल के ऊपर तो नहीं, बल्कि मिडिल लेवल के ऊपर इसको शुरू किया गया। तो इसमें जो पहला शुरू किया गया था वो 2004-5 में शुरू 2003-2004 के सेशन में शुरू किया गया। फिर बाद में 2004-5 में आगे की क्लासेस के लिए भी लाया गया। तो पहले इसको मिडल लेवल के ऊपर शुरू करा सीबीएसई के द्वारा। 2004 वाला ये जो सेशन 3 और 4 वाला है, इसमें शुरू किया। उसके बाद आता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। तो जहाँ पे टीचर सेंटर्ड होगा, वहाँ पे टीचर जो है मेनली नॉलेज को ट्रांसमिट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली टीचर बच्चों को एनकरेज कर रहा है कि वो क्वेश्चन पूछे? नहीं। टीचर यहाँ पे तो ये कह रहा है कि भई जो मैं बोल रहा हूँ आपको वही सुनना है, वही लिखना है। वहाँ पर आपको टीचर को चैलेंज करना, टीचर को क्रॉस क्वेश्चन करना अलाउड ही नहीं है। दूसरी बात है कि बच्चे जो है दे विल बी एक्टिवली इम्पार्टेड नॉलेज बाय टीचर, ये बात सही है। ये टीचर बहुत एक्टिव होकर बच्चों को नॉलेज दिए जा रहा है। तो बच्चे तो केवल क्या है? रेसिपिएंट है, रिसीवर्स ऑफ नॉलेज है। थर्ड में है चिल्ड्रन शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड ऑन वर्बल लर्निंग एंड मेमोराइजिंग इट। तो ये वाली बात जो है टीचर सेंटर्ड में तो होती है कि भाई आपको याद करना है, जो मैंने बोर्ड पे लिखवाया है हूँ बहू वही आंसर आपकी कॉपी में जाना चाहिए। तो इसके अनुसार बी वाला जो पार्ट है वो टीचर सेंटर्ड का करेक्ट है, और ए और सी वाला जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर है, जहां पर हम बच्चों को लिबर्टी देते हैं, या हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को कहे, जहां बच्चों को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात को रखें। तो आपका आंसर बन गया सेवेंथ वाले का बी वाला।
उसके बाद है कौन सा एक्ट है जिसमें ये बात की गई कि जो बच्चे, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, अगर आज के टाइम की बात करूं और पुराने टाइम की बात करूं, तो जो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, तो इस प्रकार के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? आरसीआई 1992 लेकर आया गया, या आरपीडब्ल्यूडी 2016 सैलामानिका जो कि आपकी 1994 का एक्ट है, या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 1995 का होगा। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों का जो एक्ट बनेगा आरसीआई 1992 बनेगा। जो आरपीडब्ल्यूडी है वो है आपका राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसको पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 1995 के बाद जिसको लाया गया था। तो ये बात आरसीआई के अंदर रखी गई थी, जिसमें कि मेडिकल मॉडल के आधार पर ये माना गया था कि जिन बच्चों का अलग प्रकार की विशेष आवश्यकताएं हैं, जिनकी स्पेशल नीड है, वो एक अपने आप में एक मेडिकली, उनका बायोलॉजिकली इस प्रकार से वो बच्चे बने हुए हैं, उनकी संरचना इस प्रकार की है कि हर बार उनके लिए कुछ मेडिकल इंटरवेंशन, एक चिकित्सीय हस्तक्षेप के तौर के ऊपर जो प्रोफेशनल्स है उनकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ए वाला बनेगा। आगे बढ़ते, सैलामानिका के बारे में मैंने पिछली कई क्लासेस में बता रखा है, इंटरनेशनल फोरम के तौर के ऊपर यहाँ पे स्पेन के द्वारा सैलामानिका नाम की जगह पर एक समिट आयोजित किया गया था, जिसके कारण फिर इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे देश में भी आई। उसके बाद 9वां, जो लोग कौन सी इंटेलिजेंस में हाई होंगे, जिनके अंदर एक फाइन सेंसिबिलिटी होगी, जिससे कि वो ये जानते हैं कि मेरा जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है या मेरे में क्या कमजोरियां हैं, अगर मुझे अपनी लिमिटेशंस और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता हो, तो मैं उस चीज के लिए अगर बहुत सेंसिटिव हूँ, तो हो सकता है फिर मैं अपना करियर भी उस हिसाब से चुनूं। तो इस प्रकार के लोगों का इंटेलिजेंस कौन सा अच्छा होगा? तो ये कहलाएगा इंट्रापर्सनल। इंटर होता तो आप दूसरों के बारे में, अगर आप एक काउंसलर है तो आपका इंटरपर्सनल बहुत अच्छा होगा, आप दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनको काउंसलिंग उस हिसाब से दे सकते हो। और अगर आपका स्पेशल बहुत अच्छा है तो भाई फिर आप लोग जो है बहुत सारे आर्किटेक्चर जैसे काम है, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह है, उसके अंदर बहुत अच्छे हैं। और अब स्पेशल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी काम होने लगा है, और गार्टनर ने अपनी बुक के अंदर भी इस बात को लिखा है। बुक का नाम द अनस्कूल्ड माइंड। आप लोगों ने केवल फ्रेम्स ऑफ माइंड पढ़ी है, मैंने आप लोगों को शैटर्ड माइंड भी बताई थी जो 75 के अंदर आई थी, 1975 में। उसके बाद अनस्कूल्ड माइंड में भी उन्होंने इस सारी चीज़ों को रखा है, और शायद ये काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बात करी है कि हम स्कूल के अंदर लिंग्विस्टिक के ऊपर और लॉजिकल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो कि लॉजिकल एंड मैथमेटिकल नॉलेज है, उस पर ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद जो है स्पेशल के तौर के ऊपर आपने देखा होगा मैथ्स के अंदर टैनग्राम वगैरह ये सब चीज़ें शुरू की गई जो पहले नहीं हुआ करती थी, और मैपिंग स्किल्स भी जो बच्चों के लिए है वो सभी स्पेशल इंटेलिजेंस को लेकर है। तो स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल अदा करती है, तो इसीलिए अब इस इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम करने लगे। लैंग्विस्टिक तो हमेशा से ही एक डोमिनेंट रोल रखे हुए हैं। चलिए, तो 9th का आंसर बना आप लोगों का यहाँ पर बी वाला। द वर्ड कंटिन्यूअस जो कि हमारा सीसी के अंदर है, हमें ये बताना है ये वर्ड दिए गए ऑप्शन में कहाँ से रिलेट नहीं करता। सीसी की फुल फॉर्म सब जानते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लेकर है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लेकर है। हमें लगता है कि सततता का मतलब यहाँ पे ये है, जैसा कि पेरेंट्स को भी लगता है कि भाई पूरे सेशन में बच्चों के लिए एग्जाम्स रहेंगे, चाहे वो आपके यूटीज के रूप में हो, पीटीज के रूप में हो, पीरियोडिकल है, यूनिट टेस्ट है, या आप वीकली टेस्ट वगैरह करते हैं। तो कंटिन्यूस वर्ड के मायने ये बिल्कुल भी नहीं थे कि हम ये कह रहे हैं कि आपके बार बार यूटीज होंगे, पीटीज होंगे, मंडेज को टेस्ट है, आपके वीकली जो भी कर रहे हैं, नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये था, कॉन्टिन्यूटी का मतलब कि लेट्स मेक असेसमेंट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग और असेसमेंट दोनों अपने आप में पहले की तरह आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं होगी। लेट द लर्निंग बी ओवर फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल बी टेकिंग अ टेस्ट टू असेस हाउ मच अ चाइल्ड हैज लर्नड। ये इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं था कि जैसे हमारे ज़माने में हुआ करता था, पहले सब कुछ पढ़ा दिया और बाद में उसके बाद बच्चों का एक टेस्ट ले लिया। इस बात के मायने ये थे, पहले जो लोग सोचा करते थे कि पहले सब पढ़ा दिया जाए, उसके बाद ही, जैसे अगर आपने लेसन भी कराया तो पहले पढ़ा दिया और उसके बाद जाके लेसन के पीछे के क्वेश्चंस करवाए।
हम कहते हैं कि दोनों चीज़ों को साथ में रखें। तो जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी वर्ड है वो ये कह रहा है कि लेसन के बीच के दौरान या जो भी टॉपिक आप लेकर चल रहे हैं उसके बीच में आपने बच्चे को बीच-बीच में गाइड करना है कि अगर कहीं पर भी कोई कमियां हैं। तो कंटिन्यूटी वर्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरे साल बस असेसमेंट का कैलेंडर बना के दे दीजिए। तो उस हिसाब से आंसर आप लोगों का बनता है रेगुलरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट यानी कि डी वाला पार्ट। अगला क्वेश्चन, क्रिएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस मेथड के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं? अगर आप चाहते हैं अपनी क्लास में कि भाई मैं बच्चों को भी टीएलएम के साथ जोड़ूं, और ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है बच्चों को टॉपिक के साथ रिलेट करने का, अगर आप टीएलएम के अंदर बच्चों का भी सहयोग लेना शुरू करें। तो टीएलएम एक इस प्रकार से जब हम बच्चों को बनाने की कोशिश करते हैं, आप कटआउट्स करवा रहे हैं, शेप के करवा रहे हैं, कहानी के पात्रों के फिंगर पपेट्स वगैरह बना रहे हैं, ऐसे बहुत से प्रकार के सिंपल ऐसे टीएलएम होते हैं जो हम बच्चों से बनवा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर हम इसे किसी विधि से रिलेट करना चाहें, तो बच्चों के लिए अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, जहाँ बच्चों के कोलैबोरेटिव मोड के अंदर बच्चे ग्रुप में मिलकर इन सारी चीज़ों को काम करते हैं। उनके सोशल स्किल जो है, सामाजिक कौशल जो है, वो भी विकसित हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेन है प्रोजेक्ट मेथड। यहाँ पे बी वाला अराइवल नहीं है, ये आप लोगों का इंडक्शन है। और जो सी वाला इनकॉर्पोरेशन मेथड है वो आपका डिडक्टिव मेथड है। और फिर है आपका प्लेवे मेथड है। तो एक बार इन सारी चीज़ों को आप अपने से मेथड्स के नाम को देख सकते हैं वो गूगल डॉक के अंदर। और ये चीज़ आपके साथ भी एग्जाम में हो सकती है, नो वंडर्स कि ऐसा आपके पास भी लिखा आएगा, क्योंकि गूगल डॉक से ही ट्रांसलेशन होकर आता है। एनीवेज ये आप देख ही लेंगे। 12वें नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मटेरियल और उसके एग्जाम्पल्स, यानी कि बेटा कई बार ना क्वेश्चन आ जाते हैं टीएलएम को लेकर, टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। कौन सा प्रोजेक्टेड है, कौन सा अनप्रोजेक्टेड है, प्रक्षेपित क्या है, अप्रक्षेपित क्या है, श्रव्यई कौन सा है, दृश्यई कौन सा है, श्रव्यई दृश्यई कौन सा है। तो इसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर गलत तरीके से दे रखा है। तो जो अप्रक्षेपित है उसमें ब्लैक बोर्ड है। हाँ, ब्लैक बोर्ड को आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, स्कूल में लिखा है, पीछे वाले बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो आपने जूम कर दिया। ये डिजिटल है तो हाँ, यहाँ तो हम जूम कर सकते हैं। तो ये तो आपका प्रोजेक्टेड में हो जाएगा। प्रोजेक्टेड सपोर्टिंग मटेरियल में आपका फिल्म है। बिल्कुल सही बात है, आप फिल्म को कैसे भी उसको मैनिपुलेट करके जूम वगैरह कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड के अंदर टेलीविजन है ही। हेयरिंग एड के अंदर ये आप लोगों का हेयरिंग एड तो नहीं बेटा, ये कुछ और ही था, शायद गलत बच्चे से टाइप हो गया है। तो यहाँ पर श्रव्य के अंदर नहीं है, यानी कि ऑडियो के अंदर। इसको मैं ठीक कर देती हूँ, ऑडियो एड। तो जो मछली है वो अपने आप में एक कॉन्क्रीट, जिसको हम कहते हैं कि एक टेंजिबल, एक इस प्रकार का है जिसको हम बच्चों को स्पेसिमेन के तौर के ऊपर दिखाते हैं। तो ये जो है आपका गलत मैच है, डी वाला। अगला वाला, जो भी टीचिंग एड्स वगैरह बच्चों को प्राइमरी के अंदर खासकर बना के दिए जाते हैं या लिए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, अगर हम इसको खरीद रहे हैं या बच्चों से बनवाने के लिए हमें कुछ सामान वगैरह तो चाहिए होता है, तो वो सारे धन का व्यय कौन उठाता है, वो किसकी जिम्मेवारी है? तो यहाँ पर जो भी हमारे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस प्रकार के स्कूलों को खोला जाता है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान कल भी बताया था कि एक पार्टनरशिप है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे जो धन दिया जाता है वो एसएसए के द्वारा दिया जाता है। और एसएसए के अंदर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आ जाते हैं। तो आंसर आपका बनेगा ए वाला। 14वें क्वेश्चन के अंदर है कि टीचर जो है, अगर आप हम आरटीई को लेकर चले, आरटीई 2009 के अनुसार आपकी अपर प्राइमरी के अंदर अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली देखा जाए, क्योंकि आपको ये पता है कि प्राइमरी के अंदर तो प्राइमरी टीचर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है, लेकिन अपर प्राइमरी के अंदर सब्जेक्ट वाइज टीचर का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले टीचर को आप एसएससी पढ़वा दीजिए, बाकी होता ज़रूर है, लेकिन ऑन पेपर्स ये है कि नहीं, आपके पास हर विषय का जानकार अलग से होना चाहिए। तो आपके पास साइंस एंड मैथ्स का टीचर भी होगा, सोशल स्टडीज़ का भी होगा और लैंग्वेज का, तो सभी के लिए अलग होगा, ऑल द अबव आंसर बनेगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि आर्ट एजुकेशन के लिए, वर्क एजुकेशन के लिए, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए, इनके लिए पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का प्रावधान दे रखा है हमारे आरटी 2009 में। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताइए पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस।
तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर चाहिए होते हैं। तो तब आपके पास अगर ऊपर के 3 में लिखा है आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन और आखिरी में ऑल द अबव, तब भी आंसर ऑल द अबव बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए? एनुअल एग्जाम, एक्सपेरिमेंटेशन, सेटिंग होमवर्क या सभी? तो बेटा आप लोगों को असेसमेंट ऑफ लर्निंग के तौर के ऊपर देखना है तो वहां पर आपका एनुअल एग्जाम भी बन जाएगा। आप लोगों का परीक्षण जो भी हम करवा रहे हैं तो वो परीक्षण भी हो जाएगा, लेकिन जो गृह कार्य का अगर हम ग्रेडिंग कर रहे हैं गृह कार्य की, तो वो अपने आप में आपका ऑफ लर्निंग नहीं होगा। क्योंकि जो गृह कार्य है उसका देने का पर्पस ही ये होता है कि हमने जो क्लास वर्क में करवाया है उसी चीज को कंसोलिडेट करके स्ट्रेंथन करना, तो वो हम गृह कार्य के लिए करते हैं। तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके आधार के ऊपर मुझे कोई निर्णय लेना होगा, मुझे तो सिर्फ ये देखना है बच्चों को समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का बन जाएगा इसमें सी वाला। अभी शायद क्वेश्चन और है, मैं थोड़े और करा देती हूँ। इसको बेटा हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में नाम बनेगा, ये आपका पाइड। ये प्रोजेक्ट है ऑन इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो ये एक जॉइंट वेंचर है, एक कोलैबोरेशन है जिसमें एनसीईआरटी और यूनिसेफ दोनों का ही कंबाइन है। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट है जिसमें यूनिसेफ जो है वो एनसीईआरटी को फंडिंग करती है, पाइड उसी को लेकर था। तो ये जो प्रोग्राम था ये 87 के अंदर आया था और इसके बाद जाकर फिर डीपीईपी वगैरह आपके 1994 के शुरू हुए थे। तो पाइड जो था उसने जो बातें रखी थी उसके आधार पे हमने चीज़ों को आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद इंक्लूसिव के ऊपर चले गए। चलिए 16वें वाले का आंसर बन जाएगा आपका सी वाला, दोनों का जॉइंट है। एबिलिटी डिसएबिलिटीज जो कि एजुकेशन के अंदर एक थ्रेट है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक समस्या पैदा करती है, तो वो है एक आपका अटेंशन डेफिसिएंट ऑर्डर या अटेंशन डेफिसिएंट हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर। तो दोनों ही है, क्योंकि ये इसको बोला जाता है पहले वाले को एड ADD, अटेंशन डेफिसिएंट डिसऑर्डर। उसमें देखा गया कि अगर ADHD है तो बच्चे में अटेंशन भी कमी आ रही है और साथ में हाइपर एक्टिविटी भी है, अधिक क्रियाशीलता है, यानी कि वो हिलता भी रहता है। एक तो उसका ध्यान जो है वो नहीं लगता है और साथ में उसको हिलने की बीमारी है, हिलने की बीमारी सॉरी नहीं कहना चाहिए, मतलब अंदर से उसको दिमागी तौर के ऊपर उसकी संरचना ऐसी बनी हुई है कि वो बार बार उसको मूवमेंट चाहिए ही चाहिए। तो ये दोनों ही है। तो कई बच्चों में केवल कंसंट्रेशन नहीं होता तो उनको हम एड यानी कि अटेंशन डेफिसिएंट डिसऑर्डर कहते हैं, और जिनमें इसके साथ हाइपर एक्टिविटी भी है तब वो ADHD बनता है। तो दोनों ही आंसर बन जाएंगे। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय, बेटा ये जो नेशनल पॉलिसी है ये पॉलिसी जो है किसके द्वारा बनाई गई? इसी के आधार पर अगर मैं कहूँ कि इस प्रकार के बच्चों के लिए जो CWSN के लिए स्कीम्स चलती है वो स्कीम्स भी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसके अंदर जो एक सोशल एम्पावरमेंट को लेकर है, जहाँ पे सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर है कि इन लोगों को भी समाज के अंदर एक स्थान वो मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो बी वाला यहाँ पे आंसर बनेगा। और HRD का नाम आप जानते हैं, MOH हो गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद। और अगला वाला RCI का एक्ट अभी हमने पढ़ा ही था 1992 का। उसके बाद है आपका टिक करना है आपको इस बात को लेकर कि अगर एक हैंडीकैप बच्चा आपको क्लास में लगता है, वैसे तो हमें अब यहाँ पे डिफरेंटली एबल कहना चाहिए, तो उस प्रकार के बच्चे के लिए कौन सा सीक्वेंशियल ऑर्डर सही है? तो यहाँ पे सीक्वेंशियल ऑर्डर सही कौन सा होगा? जहाँ पर आप बच्चे को पहले जांच के लिए भेजते हैं। फर्स्ट यू रेफर द चाइल्ड टू अ प्रॉपर मेडिकल सेंटर, या वो मेडिकल ऑफिसर या जो अथॉरिटेटिव फिगर है वहाँ पर, जिसकी एक अथॉरिटी है कि वो साइन करके देगा कि इस फलाने बच्चे को इस प्रकार का कोई डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी है, और अगर वो बेंचमार्क 40% का कंफर्म करती है तो तब वहाँ से मिनिस्ट्री की ओर से या जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उसकी स्टैम्प लगे हुआ एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिससे डिक्लेयर होता है चाइल्ड विद डिसेबिलिटी या CWD। अगर वो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी डिक्लेयर होता है तब स्कूल जो है उसको चाइल्ड विद स्पेशल नीड की कैटेगरी में रखकर उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस को रखता है।
तो पहला क्या है कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ बच्चा है, आप उसको रेफर करेंगे, यहाँ पे जाके वो जांच करवाए और इस चीज का पूरा परसेंटेज निकल कर आए। अगर वो परसेंटेज कंफर्म होता है, फिर उसके अनुसार ही हम रिमीडिएशन के तौर के ऊपर जो भी CWSN का सर्टिफिकेट स्कूल भी अब इसको दे रहा है, क्योंकि CWD का पहले उसको जो भी वहाँ का स्टेट का मेडिकल मिनिस्ट्री वगैरह है, तो उसके बाद ही स्कूल कोई भी इंटरवेंशन या कुछ खास प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराता है। तो यहाँ पे ऑर्डर बनेगा D वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बेसिक प्रिंसिपल हमारा इंक्लूजन का क्या है? इंक्लूजन का मेन प्रिंसिपल ये नहीं केवल कि हम बच्चों को, जो भी बच्चे CWSN के हैं उनको एबल बच्चों के साथ पढ़ाए, हमारे को इक्विटी पे ध्यान देना है, हमें समता पे ध्यान देना है। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले तो सबके लिए शिक्षा सुलभ करानी ज़रूरी है, यानी कि एक्सेस होना ज़रूरी है। और एक्सेस के साथ-साथ सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, इसीलिए LRE को भी रखा गया कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, न्यूनतम बाधित वातावरण को रखते हुए स्कूलों के ढांचों में भी परिवर्तन किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे ए वाला बनेगा। बी वाला सिंपल कह रहा है स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग लर्निंग होगी। स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग लर्निंग होगी, लेकिन क्या उस स्टूडेंट की टीचिंग लर्निंग के अकॉर्डिंगली आपका स्कूल का ढांचा और शिक्षा, क्या जो भी विकल्प अब नए-नए आ गए हैं, ICT के अंदर भी हम देखते हैं कि हम इस प्रकार के टीचिंग एड्स वगैरह को लेकर चलते हैं कि हमारा ICT का टूल भी इस प्रकार का होना चाहिए जो एक समावेशी शिक्षा को संबोधित करता हुआ हो। तो हमारे लिए स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग लर्निंग में तो नहीं है कि हमने हर बच्चे के लिए कर दिया है। तो यहाँ पे मेन हमारा ये है कि हम हर बच्चे को पार्टिसिपेट भी करवा सके। अगर आप मान लीजिए कोई स्टोरी वगैरह भी बच्चों को बता रहे हैं और आप किसी टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें आपने देखना अगर कोई VI का बच्चा है, तो चलिए उनके लिए आपने कुछ इस प्रकार का चीज़ बना के रखा है कि ब्रेल का कुछ इस्तेमाल हो, ताकि वो बच्चा भी अगर उस पिक्चर को समझना चाहता है कि आप कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, चार्ट दिखा रहे हैं, अब जो बच्चा VI वाला नहीं देख पा रहा, तो उसके लिए आपने कुछ फिंगर्स की पिन्स वगैरह इस प्रकार की लेकर उसके ऊपर ब्रेल से लेबलिंग कर रखी है कि वो जो चित्र है वो किस चीज़ का लेकर है। तो बच्चे को वो टैक्टाइल अनुभव मिल रहा है, वो उस डॉट्स के थ्रू समझ सकता है कि टीचर क्लास में कौन से प्रकार के चित्र को प्रस्तुत कर रही है। उसके बाद मेन स्ट्रीमिंग डिसेबल। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब है केवल आपने उन बच्चों को एक साथ इकट्ठा बिठा दिया जो बच्चे आपके डिसेबल थे और जो बच्चे आपके एबल थे। तो मेन स्ट्रीमिंग में आपने उन बच्चों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। और उसके बाद है नीड बेस्ड टीचिंग लर्निंग, की ज़रूरत के अनुसार आपने करा, लेकिन ज़रूरत के अनुसार क्या आपने संवेदनशीलता दिखाते हुए कुछ खास प्रकार की चीज़ों को करा या नहीं करा? तो वो चीज़ अगर आपने कर दी है खास प्रकार की, तो आप उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हो। तो आंसर बनेगा आपका ए वाला। तो आज की क्लास यहीं पे ही विराम देते हैं। मैं कल भी कोशिश करूंगी और जो PDF है आप लोगों का वो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी। नमस्कार।